गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम शुरू करेंगे 1830 की क्रांति। समझते हैं 1800 1830 का विद्रोह फ्रांस में। आपको हम बताए थे पहले कि फ्रांस जो था वह राजतंत्र था। वहाँ के लोगों ने काफ़ी प्रयास किया। प्रयास करने के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई। फिर पुनः नेपोलियन फ्रांस की गद्दी पर बैठा। उसने लोकतंत्र को तहस नहस करके राजतंत्र की स्थापना की। और राजतंत्र की स्थापना होने के बाद नेपोलियन ने कुछ गलतियां की, जैसे जोकोबिन क्लब के जो सदस्य थे, जो घुसपैठ किए थे अगल बगल के देश में, उन सारे देश में लोगों को नेपोलियन ने कहा कि आप फ्रांस की सेना में भर्ती होइए। ज़बरदस्ती भर्ती करना शुरू कर दिया, जिसके कारण बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, पोलैंड के लोगों को ये बात नहीं पचा। उसने नेपोलियन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। विद्रोह होने के बाद वहाँ जो मेटरनिक जो था उसने वहाँ की जनता के सपोर्ट में आए। उसके बाद ब्रिटेन आया, रूस आया। वह तीनों मिल करके वाटरलू एक जगह है, वहाँ युद्ध हुआ नेपोलियन और मेटरनिक और ब्रिटेन और रूस के बीच, जिसमें नेपोलियन पराजित हो गया। पराजित होने के बाद वियना सम्मेलन हुआ 1815 में। वहाँ यह निर्णय लिया गया कि अब जो है फ्रांस का राजा कौन बनेगा। जो पहले फ्रांस के राजा थे, बुर्बो वंश के शासक, उसी के ख़ानदान से राजा बनाया गया। और राजा बनने के बाद राजा को पूरा अधिकार मिला कि आपको जैसे राज चलाना है चलाइए, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उस पर अधिकार मेटरनिक का था, जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। उसके बाद जब वहाँ राजा बने, तो राजा बनने के बाद फिर वहाँ विद्रोह होना शुरू हुआ फ्रांस में। और उसी फ्रांस में 1830 में जो विद्रोह हुआ था उसको हम समझेंगे और आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं 1830 में फ्रांस में विद्रोह होना शुरू हो गया। वियना की कांग्रेस के बाद फ्रांस में एक संवैधानिक राजतंत्र था। शाही लोगों ने सोचा कि राजा के पास बहुत शक्ति है। मतलब कि वहाँ के जो लोग थे, शाही लोग थे, जो पैसे वाले लोग थे, उसका मानना था कि यहाँ जो राजतंत्र है इसमें राजा को बहुत शक्ति है। लेकिन उदारवादियों और कट्टरपंथियों ने सोचा कि राजा के पास बहुत शक्ति है। किंग चार्ल्स एक्स पूर्ण राजतंत्र में विश्वास रखता था। क्या हुआ, वहाँ जो संविधान बना था तो उसमें मानना था, कुछ लोग का मानना था कि राजा के पास बहुत शक्ति है और कुछ लोग का मानना था कि जनता के पास बहुत शक्ति है। लेकिन वहाँ जो चार्ल्स दशम जो राजा था उसका मानना था कि पुनः फ्रांस में क्या होना चाहिए, राजतंत्र होना चाहिए। तो वह पूर्ण राजतंत्र पर विश्वास रखता था। किंग चार्ल्स, उन्होंने संविधान को खारिज कर दिया और अधिक शक्तिशाली बनने की कोशिश की। फ्रांस में जो संविधान लागू हुआ था, किंग चार्ल्स ने उसको खारिज कर दिया। उसका कहना था कि कोई भी देश मजबूत तभी होगा जब उसमें पूर्ण रूप से राजतंत्र हो। लेकिन वहाँ कुछ राजतंत्र के भी रूल थे और कुछ लोकतंत्र के भी रूल थे। तो लोकतंत्र के जितने सारे रूल थे वहाँ के जो राजा किंग चार्ल्स थे उसने समाप्त कर दिया और पूर्ण रूप से फ्रांस में राजतंत्र की स्थापना हो गई। प्रेस को प्रतिबंधित कर दिया। प्रेस जो था, जो मीडिया था, उसे प्रतिबंधित कर दिया और बोला, किंग चार्ल्स ने बोला कि अगर हमारे राज्य में कोई भी घटना होती है, चाहे जो भी घटना हो, अच्छा हो या बुरा हो, आप उसे मीडिया में नहीं लाइएगा। अगर आप उसे मीडिया में लाइएगा, लोगों को पता चलेगा कि यहाँ जो है जुल्म हो रहा है, सितम हो रहा है, तो पूरा जनता फिर भड़क जाएंगे और मेरे खिलाफ विद्रोह कर देंगे। इसी वजह से चार्ल्स दशम जो राजा था 1830 में फ्रांस का, उसने मीडिया को प्रतिबंधित किया। चार्ल्स दशम की कार्रवाई ने सड़कों पर क्रांति ला दी। वह इंग्लैंड भाग गया। अब क्या हुआ, जब वहाँ पूर्ण रूप से राजतंत्र चार्ल्स दशम कर लिया, मीडिया पर प्रतिबंधित लगा दिया, तो लोगों को ये बात नहीं पचा। लोगों ने चार्ल्स दशम के विरुद्ध विद्रोह करना शुरू कर दिया। विद्रोह इतना बड़ा जोर शोर से विद्रोह हुआ कि लास्ट में चार्ल्स दशम को देश छोड़ के भागना पड़ा। और वो देश छोड़ के कहाँ भाग गए, इंग्लैंड भाग गए। ये कब की घटना हुई, 1830 का। फिर देखते आगे 1830 के बाद क्या हुआ। 1830 की क्रांति, जिसे जुलाई क्रांति, 1830 की फ्रांसीसी क्रांति, जिसे जुलाई क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। फ्रांस में जो 1830 में क्रांति हुआ उसे जुलाई की क्रांति भी कहा जाता है। इसने फ्रांसीसी बोरबोन सम्राट किंग चार्ल्स एक्स को उखाड़ फेंका। उस समय जो बुर्बो वंश के शासक थे किंग चार्ल्स, वहाँ के लोगों ने इसे उखाड़ फेंका। संवैधानिक राजतंत्र में लुई फिलिप को मुखिया बनाया गया।
समझ गए आप लोग। सबसे पहले जब नेपोलियन हटा तो कौन बना? किंग चार्ल्स। उसने 1815 से लेकर 1830 तक फ्रांस में राजशाही किया। फिर वहाँ के लोगों को उसकी शासन पसंद नहीं आई। नहीं आने के बाद वहाँ के लोगों ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह जैसे ही बहुत ज़्यादा हुआ तो चार्ल्स दशम गद्दी छोड़ करके इंग्लैंड भाग गया। इंग्लैंड यानी भागने के बाद फिर वहाँ नया राजा बना लुई फिलिप। लुई फिलिप राजा बना, कहाँ का? फ्रांस का राजा लुई फिलिप बना, जिसके फलस्वरूप नीदरलैंड के यूनाइटेड किंगडम से बेल्जियम अलग हो गया। तो वहाँ जो यूके था, यूनाइटेड किंगडम मतलब इंग्लैंड है, समझ जाइए। तो इंग्लैंड में बेल्जियम मिला हुआ था। ये सारी घटना को जब देखा तो बेल्जियम क्या हुआ जी? इंग्लैंड से अलग हो गया। लुई फिलिप के नेतृत्व में फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। जब लुई फिलिप गद्दी पर बैठा तो उसने सोचा नहीं, ये जो चार्ल्स दशम जो सिर्फ राजतंत्र को ही सपोर्ट करता था, बोला नहीं, ऐसा नहीं होगा, जनता का भी बात सुनेंगे और मेरी भी बात रहेगी। उसने संवैधानिक मतलब कि वहाँ संविधान भी था और राजतंत्र दोनों था। संवैधानिक राजतंत्र मतलब कि जिसमें आधा रूल जो हो संविधान के अनुसार हो और आधा रूल जो हो राजा के अनुसार हो, उसी को हम लोग बोलते हैं संवैधानिक राजतंत्र। तो संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई लुई फिलिप के शासनकाल में। उनके शासनकाल में मध्यम वर्ग समृद्ध हुआ, लेकिन अधिकांश फ्रांसीसी अभी भी मतदान नहीं कर पाए। थोड़ा हम समझते हैं मध्यम वर्ग क्या होता है। तो फ्रांस में 3 तरह के लोग थे। पहला था प्रथम स्टेट। प्रथम स्टेट में बच्चों याद रखिए आप लोग, प्रथम स्टेट जो था, प्रथम स्टेट में पादरी लोग रहते थे। कौन रहते थे? पादरी लोग, मतलब कि जो वहाँ माने पूजा पाठ करते थे। पूजा पाठ का मतलब ये हुआ कि यानी यूरोप में पूर्णतः ईसाई धर्म को फॉलो करने वाले थे, और ईसाई धर्म के जो धर्मगुरु होते हैं उसे बोला जाता है पादरी, उसे बोला जाता है पादरी। तो प्रथम स्टेट में पादरी हुआ करते थे जो काफ़ी पैसे वाले हुआ करते थे। द्वितीय स्टेट समझते हैं हम लोग। द्वितीय स्टेट में अमीर लोग होते थे, इसी को बोलते कुलीन वर्ग। द्वितीय स्टेट के लोग को कुलीन वर्ग बोलते हैं। द्वितीय स्टेट में अमीर लोग हुआ करते थे, अमीर लोग। और तीसरा हुआ तृतीय स्टेट। तृतीय स्टेट में मजदूर, किसान। तृतीय स्टेट में मजदूर, किसान, आम गरीब लोग, दास मतलब होता है गुलाम। तो पूरा यूरोप में 3 तरह के लोग रहते थे। पहला हुआ प्रथम स्टेट में पादरी लोग हुआ करते थे जो ईसाई धर्म के धर्मगुरु कहलाते थे। द्वितीय स्टेट को हम लोग कुलीन वर्ग भी कहते हैं या अभिजातीय वर्ग भी कहते हैं, इसमें अमीर लोग हुआ करते थे। और तृतीय स्टेट में आपको मजदूर, किसान और आम गरीब लोग रहते थे। क्या हुआ? आधुनिकीकरण हुआ। आधुनिकीकरण समझते हैं, जब मशीन का आविष्कार हुआ तो लोगों ने मशीन खरीदकर अपना उद्योग, अपना बिजनेस करना शुरू किया। जैसे ही बिजनेस हुआ, लोगों के पास पैसा हुआ, तो वह नहीं तो अमीर रहे पूरा और नहीं वो पूरा गरीब रहे, वो आ गए मिडिल क्लास को हम लोग बोलते जी क्या? मध्यम वर्ग। तो मध्यम वर्ग की उत्पत्ति किससे हुई थी? आधुनिकीकरण से। जब पूरा यूरोप में आधुनिकीकरण हुआ तो वहाँ जब लोगों के पास पैसा आया, लोगों ने पढ़ना लिखना शुरू किया। जैसे ही लोगों ने पढ़ना लिखना शुरू किया तो लोगों के अंदर सोचने की शक्ति बढ़ गई, उससे अच्छा और बुरा में फ़र्क जानना शुरू हो गया। एजुकेशन एक ऐसा चीज़ है जिसमें आपको कौन सा आदमी हमारे लिए अच्छे काम कर रहे हैं और कौन से आदमी हमारे लिए बुरे काम कर रहे हैं, ये आपको पता चलेगा जब आप पढ़िएगा लिखिएगा तब। तो उसी प्रकार से जब आधुनिकीकरण हुआ, जब मशीन की आविष्कार हुई, तो वहाँ के लोगों ने मशीन खरीदकर उद्योग करना शुरू किया। उद्योग करने के बाद उनके पास पैसा आया, और पैसा आने के बाद उनके बच्चे और वो लोग पढ़ना शुरू किए। पढ़ने के बाद वहाँ मध्यम वर्ग की उत्पत्ति हुई। आधुनिकीकरण इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार है मध्यम वर्ग का। यही मध्यम वर्ग तृतीय स्टेट के लोग थे। लुई फिलिप की सरकार भ्रष्ट थी। क्या हुआ? लुई फिलिप जो राजा बना तो वो 2 नियम लाया।
पहला वह नियम लिया पूंजीपति। पूंजीपति मतलब यह हुआ जिसके पास उस समय पैसा था, बहुत ज़्यादा पैसा था, उसने पूंजीपति को अपने पास रखा, बोले कि नहीं पूंजीपति जो रहेंगे वह मेरे अंडर में रहेंगे। और दूसरा हुआ आम गरीब लोग, तो आम गरीब लोग के लिए वह कोई भी काम नहीं करता था, ओनली फॉर पूंजीपति के लिए वह काम करता था। तो लुई फिलिप की सरकार क्या थी? भ्रष्ट थी। भ्रष्ट का मतलब ये वह पूरा करप्ट। वहाँ जो पैसा जनता से लुई फिलिप के पास आता था, उन पैसों से वह ऐश मौज करता था, जनता के भलाई के लिए कोई काम नहीं करते थे, जनता के रोजगार के लिए लुई फिलिप कोई काम नहीं करते थे। उसके शासनकाल में बेरोजगारी भी बढ़ गई, भूखमरी भी बढ़ने लगी, बहुत सारा प्रॉब्लम का सामना लुई फिलिप को यानी करना पड़ा। लुई फिलिप उदारवादी शासक था। उदारवादी का मतलब होता है परिवर्तन। परिवर्तन में पक्ष में था, लेकिन परिवर्तन सिर्फ वो अमीर लोगों के लिए करता था, गरीब लोगों के लिए वो कुछ भी नहीं करता था। आगे चलते हैं। मंदी के कारण बेरोजगारी और रोटी की कीमतों में वृद्धि हो गई। जैसे मंदी हुआ, बिजनेस ठप हुआ, रोजगार का स्रोत सब बंद हो गया, तो अचानक मंदी आया, मतलब कीमत सामान की बहुत बढ़ने लगी, जिसके कारण रोटी की कीमतों में काफ़ी वृद्धि हुई। कहने का मतलब ये हुआ कि वहाँ लोग खाने पीने के लिए तरसने लगे और जो कीमत था सामान का वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। फ्रांसीसी लोगों ने सड़कों पर दंगे किए, अव्यवस्था बहाल हो गई और सरकार फिर बदल गई। जब ये सारी चीज़ होना शुरू हो गया, लुई फिलिप के शासनकाल में बेरोजगारी बढ़ने लगा, भुखमरी बढ़ने लगा और रोटी की कीमत में काफ़ी वृद्धि होने लगा, तो लोगों को ये बात नहीं पचा। जिस तरीक़ा से चार्ल्स दशम के शासनकाल में ये सारे मुद्दा सामने आया, तो वहाँ लोगों ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह होने के बाद चार्ल्स दशम को भागना पड़ा। उसी प्रकार से फिर राजा जब लुई फिलिप बना, उसी खानदान का था लुई फिलिप, दूसरा कोई नहीं था, क्योंकि वह राजतंत्र था, संवैधानिक राष्ट्र, मतलब कि संविधान भी था और राजतंत्र भी था। जब वहाँ राजतंत्र था तो संविधान भी था, तो लेकिन उसके शासनकाल में बेरोजगारी, भुखमरी ये सारे बढ़ने लगी। तो फ्रांसीसी लोगों ने सड़क पर दंगे किए, दंगा होना शुरू हो गया, क्योंकि लोगों के पास कोई काम धंधा था नहीं, भुखमरी ज़्यादा बढ़ गया, रोटी की कीमत बढ़ने लगी, लोगों ने दंगा करना शुरू कर दिया। आगे चलते हैं, फिर देखते हैं हम लोग। फ्रांस एक संविधान के साथ गणतंत्र बन गया और लोगों को अधिकार मिल गया। जब दंगा हुआ तो बहुत बुरा तरीका से दंगा हुआ, इतनी भयंकर दंगा हुआ कि लुई फिलिप को गद्दी छोड़ के भागना पड़ा। भागने के बाद लोगों ने बोला अब ये नहीं चलेगा, हमें न राजतंत्र चाहिए, नहीं हमें लोकतंत्र चाहिए, हमें जनता का अधिकार चाहिए, हमको पूर्ण लोकतंत्र चाहिए, पूर्ण रूप से हमें लोकतंत्र चाहिए, जहां जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हमारे देश में शासन करेंगे। लोगों में पूरा आक्रोश बन गया, क्योंकि दो राजा को उसने देश छोड़ को भगाया, फिर भी फ्रांस का हालत वैसा ही था। लेकिन जैसे ही 1830 की क्रांति हुई, क्रांति होने के बाद लुई फिलिप गद्दी से हट गया, और हटने के बाद वहाँ के लोगों ने सोचा कि नहीं तो हम राजतंत्र चाहिए, नहीं हमको आधा लोकतंत्र चाहिए, हमें पूर्णतः लोकतंत्र चाहिए। तो पूर्ण रूप से फ्रांस आज़ाद हुआ। फ्रांस 2 बार आज़ाद हुआ। पहली बार आज़ाद कब हुआ था? 1789 में। 1789 में लुई 16वां को हटाया गया था, तो फ्रांस आज़ाद हुआ था। उसके बाद फ्रांस में आधा राजतंत्र था, आधा लोकतंत्र था। उसी को बोलते हैं संवैधानिक राजतंत्र, जहां पूर्ण रूप से राजतंत्र न हो और पूर्ण रूप से संविधान न हो, उसी को बोलते हैं संवैधानिक राजतंत्र। हटने के बाद फ्रांस पूर्ण रूप से आज़ाद हो गया, लोगों को अधिकार मिला। लुई नेपोलियन का मतलब हुआ, ये नेपोलियन बोनापार्ट का भतीजा था। लुई नेपोलियन कौन था जी? नेपोलियन बोनापार्ट। और फ्रांस में सबसे ज़्यादा परिवर्तन और फ्रांस सबसे ज़्यादा डेवलप किसके शासनकाल में किया था? नेपोलियन के शासनकाल में किया था। और उसके बाद जब 1830 की क्रांति हुई, तो उस क्रांति के बाद लुई फिलिप भाग गया। लुई फिलिप भागने के बाद लोगों ने बोला कि नहीं, हमें अब चुनाव का सहारा लेना चाहिए, हम ऐसा संविधान बनाएंगे जहां चुनाव होगा, वहां चुने हुए प्रतिनिधि शासन करेंगे। तो उसी में लुई नेपोलियन, जो नेपोलियन बोनापार्ट का भतीजा था, वो जो क्या बना? फ्रांस का राष्ट्रपति बन गया। 21 साल से ऊपर की उम्र के सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार दे दिया गया, और उस समय रूल बनाया गया कि फ्रांस में जितने सारे लोग हैं जिसका उम्र 21 साल है या 21 साल से अधिक है, वह सारे लोगों को मत देने का अधिकार मिल गया। लोगों को काम के अधिकार की घोषणा भी की गई। जब नेपोलियन बोनापार्ट का भतीजा लुई नेपोलियन गद्दी पर बैठा, तो उसने बोला कि नहीं, सारे लोग, जो फ्रांस के जितने सारे लोग हैं, वह सारे लोग को काम मिलेगा, काम का अधिकार मिलेगा, हर इंसान को रोजगार मिलेगा। इसका उसने वादा किया और ऐसी कानून बनाया ताकि वहाँ के लोग बेरोजगार नहीं रहे।
रोजगार मुहैया कराने के लिए राष्ट्रीय कार्यशाला बनाई गई। कैसे वहाँ के लोगों को रोजगार मिले उसके लिए एक योजना यानी राष्ट्रीय कार्यशाला बनाया गया। राष्ट्रीय कार्यशाला मतलब हुआ कि राष्ट्र के सभी लोग को रोजगार मिले, ऐसा प्रावधान किया गया लुई नेपोलियन को राजा बनने के बाद। फिर से हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले 1815 में नेपोलियन वाटरलू में हार गया, और वाटरलू में हारने के बाद राजा जी कौन बना? किंग्स चार्ल्स बना। कहाँ का? तो फ्रांस का। फिर उसके बाद इसका भी शासनकाल पूरा बेकार रहा, ये भी पूरा भ्रष्ट थे, कोई काम धंधा नहीं करते थे। फिर 1830 में क्रांति हुई। 1830 में जब क्रांति हुआ तो क्रांति होने के बाद किंग चार्ल्स को गद्दी से उतार दिया। गद्दी से उतारा तो राजा फिर कौन बना? किंग फिलिप यानी लुई फिलिप राजा बना। लुई फिलिप का भी वही हाल था, वो पूरा भ्रष्ट था। फिर लोगों ने दंगा करना शुरू कर दिया। दंगा करने के बाद लुई फिलिप को भी गद्दी छोड़कर भागना पड़ा। भागना के बाद फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना हो गई। गणतंत्र की जैसे स्थापना हुई तो वहाँ के लोगों ने सोचा कि हम अपने देश में पूर्णतः लोकतंत्र लाएंगे, और लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जहाँ शासन करते हैं उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। तो क्या हुआ? फ्रांस में चुनाव हुआ। चुनाव होने के बाद राष्ट्रपति बना, और राष्ट्रपति जी कौन बना? लुई नेपोलियन। राष्ट्रपति कौन बना? लुई नेपोलियन। लुई नेपोलियन जो नेपोलियन बोनापार्ट का भतीजा था। नेपोलियन, लुई नेपोलियन राजा बना। तो हमारा टॉपिक आज यहां कंप्लीट हो गया, 1830 की क्रांति। फिर चलते हैं उदारवादियों की क्रांति। तो ये तो हुआ फ्रांस की बात, और हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में जी क्या? यूरोप में राष्ट्रवाद। तो यूरोप जो है वह एक महादेश है, और महादेश का मतलब होता है जब बहुत सारा देश आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? महादेश। महादेश में बहुत सारे देश आते हैं, तो यूरोप एक महादेश है, उसमें बहुत सारे देश आते हैं। तो हम लोग समझे कि फ्रांस को आज़ादी कैसे मिली, ये पढ़ लिए। अब हम देखेंगे यूरोप में उदारवादियों कि कौन कौन सी क्रांति थी, और वहाँ के जो अगल बगल के देश थे वह कैसे आज़ाद हुए, और वहाँ के लोगों ने कौन कौन से प्रयास किए। देखते हैं, जब गरीबों का विद्रोह 1848 में हो रहा था तभी एक क्रांति भी शुरू हो गई जिसका नेतृत्व पढ़ा लिखा मध्यम वर्ग कर रहा था। तो हम बताए थे आपको मध्यम वर्ग की उत्पत्ति जो हुआ था वो आधुनिकीकरण से हुआ था, और जब यूरोप में मशीन बना तो लोगों ने अपना बिजनेस करना शुरू किया। जैसे ही बिजनेस शुरू हुआ तो लोगों के पास पैसा आया। पैसा आने के बाद लोगों ने एजुकेशन पे खर्च करना शुरू किया। जैसे ही वहाँ के लोगों ने एजुकेशन प्राप्त किया तो वो अपने देश के अच्छा और बुरा दोनों चीज़ पकड़ने लगे। वो सोचने लगे कि कौन सा राजा हमारे लिए अच्छा काम करता है और कौन सा राजा हमारे लिए बुरा काम करता है। तो इसी की उत्पत्ति, मध्यम वर्ग की उत्पत्ति आधुनिकीकरण से हुआ। यूरोप के कुछ भागों में स्वाधीन राष्ट्र जैसी कोई चीज नहीं थी। तो यूरोप में बहुत सारा ऐसे देश थे जहां स्वाधीन राष्ट्र मतलब कि अपना देश का कॉन्सेप्ट नहीं था कि हमारा कोई अपना देश हो। जैसे कि जर्मनी, इटली, पोलैंड और ऑस्ट्रिया हेंगरी साम्राज्य में मतलब कि जर्मनी उस समय था, इटली था, पोलैंड था और ऑस्ट्रिया था। यहाँ के लोगों को यानी स्वाधीन राष्ट्र का मतलब कुछ पता नहीं था। जैसे ही मध्यम वर्ग की उत्पत्ति हुई, लोगों के अंदर सोचने की शक्ति हो गई, तो उसने बोला कि जर्मनी भी एक देश बनेगा, इटली भी एक देश बनेगा। एक मिनट, जर्मनी भी एक देश बनेगा और इटली भी एक देश बनेगा, पोलैंड भी एक देश बनेगा और ऑस्ट्रिया भी क्या बनेगा जी? एक देश बनेगा। मतलब ये हमारा अपना एक देश बनेगा, हम इसे एक राष्ट्र के रूप में देखते हैं। इन क्षेत्रों के मध्यम वर्ग के स्त्री और पुरुष ने राष्ट्रीय एकीकरण और संविधान की मांग शुरू कर दी। जैसे ही फ्रांस आज़ाद हुआ तो फ्रांस आज़ाद होने के बाद यूरोप में जितने सारे देश थे वहाँ आग लग गई। किसकी जी? राष्ट्रवाद की भावना की आग लग गई कि एक छोटा सा देश फ्रांस, वह जब आज़ाद हो सकता है, वह जब अपना संविधान बना सकता है, उस देश में लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है, तो हमारे देश में क्यों नहीं? तो इटली में, जर्मनी में, पोलैंड में और ऑस्ट्रिया में जो वहाँ के स्त्री और पुरुष थे, उसने सोचा कि हम अपने राष्ट्र का एकीकरण करेंगे। हम अपने देश जो था इटली, जर्मनी, ये सब टुकड़ों में विभाजित था, और तो बोला कि हम सभी टुकड़ों को एक जगह जमा करेंगे और एक देश के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में
हम इसे लाएंगे और हम भी अपना संविधान अलग बनाएंगे और हमारे भी देश में लोकतंत्र की स्थापना होगी, जहां हम अपने मर्जी से अपना नेता हम चुनेंगे, अपनी मर्जी से हम अपना लीडर चुनेंगे। उनकी मांग थी कि संसदीय प्रणाली पर आधारित राष्ट्र के निर्माण हो। उसका मानना था कि हमारे देश में संसद हो, चुनाव हो, उस पर आधारित हमें एक ऐसा राष्ट्र चाहिए। कहाँ के लोगों का डिमांड हो गया? जर्मनी का, इटली का, पोलैंड का और ऑस्ट्रेलिया का। समझ गए? अब देखते हैं हम राष्ट्रवादी भावना और रोमांटिक कल्पना। रोमांटिक कल्पना थोड़ा समझते हैं। रोमांटिक दो तरह की होती है। एक रोमांटिक हुआ बॉलीवुड वाला, तो वो रोमांटिक यहाँ चलने वाला नहीं है। जब युद्ध होता है तो युद्ध सही में होता है। जब लड़ाई झगड़ा होती है, राजा के विरोध में जब कोई विद्रोह करता है तो उसमें जान जाने की 100% संभावना होती है। लाखों लोग अपना गर्दन कटाते हैं, लाखों लोग मरते हैं, तब देश को आज़ादी मिलती है। तो ये रोमांटिक कल्पना नहीं है। मान लो कि अगर जैसे आजकल के लोग रोमांटिक होते हैं, अगर ऐसे रोमांटिक लोग अगर क्रांति में चले जाएं तो क्या होगा? मान लो लुई फिलिप यानी राजा था, लुई फिलिप राजा था। अगर उसे पता चल जाता कि यहाँ रोमांटिक लोग क्रांति करने के लिए आ रहे हैं, अगर वह चाहता तो क्या करता ही 50-60 कोई बेहतरीन खूबसूरत लड़की को लिया था। जैसे ही क्रांति शुरू होने वाला होता तो सारे लड़कियां को भेज देता। जैसे ही लोग उसे देखते हैं पूरा रोमांटिक हो जाते। पता चला आज़ादी खाक मिलेगा, सारा लोग रोमांस के चक्कर में पूरा देश को बर्बाद कर देते। ये रोमांटिक नहीं है। रोमांटिक का मतलब होता है अपने देश से प्रेम करना। जो भी इंसान अपने देश से प्रेम करते हैं उसी को हम बोलते हैं रोमांटिक परिकल्पना। तो अपने देश के लिए गाना गाइए, अपने देश के लिए कहानी लिखिए, अपने देश के लिए किताब लिखिए, अपने देश की तरक्की के लिए। अब आपके देश पर जो जुल्म हो रहा है, सितम हो रहा है, उसे आप कहानी के रूप में लोगों के सामने रख सकते हैं। आपके देश के जो जनता पर जो जुल्म सितम हो रहा है उसे आप गीत के रूप में लिख सकते हैं। आपके देश के जनता पर अगर कोई जुल्म सितम हो रहा है तो उसे नाटक के रूप में आप लोगों के सामने रख सकते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं रोमांटिक परिकल्पना, न कि बॉलीवुड का रोमांटिक। रोमांटिसिज्म एक सांस्कृतिक आंदोलन था जिसने राष्ट्रवादी भावना एक खास स्वरूप को विकसित करने की कोशिश की। ये जो रोमांटिक परिकल्पना हुआ, रोमांटिक जो भावना हुआ, ये राष्ट्रवादी था। ये राष्ट्र के प्रति जो कहानी लिखा जाता है, राष्ट्र के प्रति जो गीत लिखा जाता है, राष्ट्र के प्रति जो नाटक होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या जी? रोमांटिक राष्ट्रवादी कल्पना। रोमांटिक कलाकार अक्सर विज्ञान तर्क के बढ़ावे की आलोचना करते थे। उनका फोकस भावुकता, सहज ज्ञान एवं रहस्यों पर ज्यादा होता था। ये जो रोमांटिक क्रांतिकारी थे वो अपना सारा ध्यान, सारा गीत, सारा कहानी और सारा नाटक जो करते थे वह देश के प्रति करते थे, वहाँ के लोगों के प्रति करते थे। कि वहाँ के लोगों पे जो जुल्म हो रहा है एक नाटक के रूप में लोगों के सामने रखते थे, ताकि लोगों को ये पता चले यहाँ जो राजा है इटली में, जर्मनी में, पोलैंड में ये जो जुल्म कर रहा है ये जुल्म बहुत खतरनाक है। अगर इस तरह जुल्म होता रहा तो हमारा देश बर्बाद हो जाएगा। तो वह लोगों को जगाने के लिए, लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने के लिए वह नाटक करते थे। फिर चलते हैं आगे। उन्होंने एक साझा विरासत, एक साझा सांस्कृतिक इतिहास को राष्ट्र के आधार के रूप में बनाने की कोशिश की। उसके जो नाटक होते थे, कहानी होते थे, वह उसे पूरा देश को एक करने का संकेत देते थे। और वहाँ के लोग को जगाते थे कि चंद सैनिक, चंद राजा हमारे देश पर हुकूमत कर रहे हैं, हम लोग को गुलाम बना के रखे हुए हैं, हमारे लोगों पे जुल्म कर रहा है, हमारे किसान पे जुल्म कर रहा है, हमारे मजदूर पे जुल्म कर रहा है, हमारे स्त्री पर जुल्म कर रहा है, यहाँ के लोगों पे जुल्म कर रहा है। वह एक कहानी के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत करते थे। और लोग जब उसे देखते थे तो उसके अंदर राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होते थे कि 2-4 हजार सैनिक, 2-4 लाख सैनिक, 1-2 राजा और लाखों करोड़ों जनता को गुलाम बना के रखे हुआ है। और अगर हम लोग जाग जाएंगे तो राजा को भागना पड़ेगा, राजा को देश छोड़ के जाना पड़ेगा। क्योंकि उसे जो मोटिवेशन मिलता था फ्रांसीसी क्रांति से मिलता था, वहाँ के लोगों ने बहुत परिश्रम किया, बहुत मेहनत किया, और वो लोग आज़ाद हो सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं आज़ाद हो सकते हैं। इस तरह की भावना वहाँ के गीतकार, वहाँ के कहानीकार, वहाँ के नाटककार करते थे। और अपने देश में जो लोग वहाँ गुलाम थे उसके अंदर के मरे हुए आत्मा को जगाते थे। जब फरांस सीखता है, सीखता लिख दिया है, कोई बात नहीं,
मिस्टेक है। जब फ्रांस सीखता है तो यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये किसने कहा था? मेटरनिक भैया ने कहा था। इसका कहना था कि जब फ्रांस सीखता है तो पूरा यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। कहने का इसका मतलब ये था कि फ्रांस में जो क्रांति हुई, फ्रांस में जो भी काम हुआ वो पूरे यूरोप में आग की तरह फैल गया। फ्रांस आज़ाद हुआ तो यूरोप के जितना भी देश था, इटली, जर्मनी, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, सारे लोगों के अंदर डिमांड आ गया कि हम भी अपने देश को, जर्मनी को एक करेंगे, हम भी अपने इटली को एक करेंगे, हम भी अपने पोलैंड को एक करेंगे, हम भी अपने ऑस्ट्रेलिया को एक करेंगे। अगर वो आज़ाद हो सकता है तो हम क्यों नहीं? तो यही सब बातों को देख करके मेटरनिक भैया ने कहा था जब फ्रांस सीखता है तो पूरे यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है। तो आप लोग समझ गए राष्ट्रवादी भावना या रोमांटिक परिकल्पना क्या होता है। आगे चलते हैं, फिर देखते हैं कई अनरोमांटिक, जैसे कि जर्मन के तर्कशास्त्री जॉन गोफ्रीड हार्डर, उस 1744 से 1803 तक, 1744 में उसका जन्म हुआ और 1803 में उसकी मृत्यु हुई, का मानना था कि जर्मन संस्कृति के सही स्वरूप को वहाँ के आम लोगों में ढूंढा जा सकता है। मतलब कि अगर कोई भी देश होता है तो उस देश की कुछ ना कुछ संस्कृति होती है। तो जर्मनी के जो लोग थे यानी उसी में से एक था तर्कशास्त्री हॉडर भैया। हॉडर भैया कहना था कि जर्मनी के जो लोग हैं, जर्मन लोग, उसके अंदर हम लोग जर्मनी संस्कृति को हम अभी भी देख सकते हैं। उसके अंदर जर्मनी का संस्कृति अभी भी जीवित है। अगर अपने संस्कृति को हम जीवित रखना चाहते हैं, अपने संस्कृति को हम लोग बचाना चाहते हैं, तो हम लोग को एक होना पड़ेगा। इन रोमांटिक विचारों ने एक देश की सच्ची भावना को लोकप्रिय बनाने के लिए लोकगीत, लोक कविता और लोक नृत्य का सहारा लिया। यानी रोमांटिक परिकल्पना का एक सदस्य था गोफ्रीड हार्डर। इसने क्या किया जी? इसने लोकगीत लिखा, अपने देश के लिए गीत लिखा। जो उसके देश पर जो जुल्म हो रहा था वो एक गीत के सामने, लोगों के सामने प्रस्तुत किया। उसने कविताएं लिखी अपने देश पर, अपने आम लोगों पर हो रहे जुल्म को उसने कविता के रूप में लोगों के सामने रखा। फिर लोक नृत्य के द्वारा, नाटक के द्वारा उसने अपने देश पर, जर्मनी में जो जुल्म हो रहा था, लोगों के सामने रखा। रूस द्वारा सत्ता हड़पने के बाद पोलैंड के स्कूलों से पोलिश भाषा को हटा दिया गया। जैसे ही मान लीजिए रूस ने आक्रमण कर दिया किस पर? पोलैंड पर जैसे आक्रमण हुआ, आक्रमण होने के बाद पोलैंड का जो भाषा था, वहाँ का राष्ट्रीय भाषा जो था पोलिश भाषा जो था उसे हटा दिया गया और हर जगह रूसी भाषा को थोपा गया। रूस जब आक्रमण किया पोलैंड पे तो बोला गया कि पोलिश भाषा अब पोलैंड में नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ हुकूमत रूस की है और रूस का भाषा चलेगा। रूसी भाषा को पूर्ण रूप से पोलैंड में लागू कर दिया। रूसी शासन के खिलाफ 1831 में एक हथियारबंद विद्रोह भी शुरू हुआ था, लेकिन उसे आंदोलन को कुचल दिया गया। क्या हुआ? वहाँ एक हथियारबंद जब वहाँ आंदोलन शुरू हो गया तो रूस में जो जार मतलब होता शासक, रूस के जो शासक थे उस आंदोलन को कुचल दिया, मतलब उस आंदोलन को दबा दिया। किसके दम पर? गोली और तलवार के दम पे, यानी वहां के आंदोलन को दबा दिया, रूस दबा दिया। फिर आगे चलते हैं। लेकिन इसके बाद पादरी वर्ग के सदस्य ने पोलिश भाषा का इस्तेमाल राष्ट्रीय विद्रोह के शस्त्र के रूप में करना शुरू हो गया। क्या हुआ? सबसे बड़ा गलती रूस ने क्या किया जी? जब उसने पोलैंड पे आक्रमण किया तो उसने सबसे बड़ा गलती कर दिया, उसने भाषा को अपना भाषा रूस पर थोपना शुरू कर दिया। कोई भी देश हो, अगर उसका भाषा उससे छीन लिया जाए तो वो विद्रोह करबे करेगा। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश पहले दोनों एक ही देश था, तो पाकिस्तान की जो राष्ट्रीय भाषा है वो उर्दू है और बांग्लादेश का भी अपना एक राष्ट्रीय भाषा था। जब पाकिस्तान और बांग्लादेश एक देश हुआ करता था तो पाकिस्तान के जो लोग थे उसने बोला कि उर्दू भाषा जो है ना वो बांग्लादेश में भी रहेगा, और इसी वजह से यानी बांग्लादेश के लोगों को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। बोला कि हम बांग्लादेश के लोग हैं, हम बंगाली भाषा को अपना भाषा बनाएंगे, हम उर्दू को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इतनी छोटी सी बात को लेकर के बांग्लादेश के लोगों ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह करने के बाद वो पाकिस्तान से अलग हो गया, तब नया देश बांग्लादेश बना। तो भाषा को अगर कोई भी राजा हो, कोई भी अगर छेड़ देगा तो उसने उसके संस्कृति को छेड़ दिया, और जो भाषा को छेड़ेगा वो ना आज बचा है, ना कल बचेगा, ना आने वाले समय में बचेगा। तो क्या हुआ? वहां के जो पादरी वर्ग मतलब होता है जो ईसाई धर्म में पूजा पाठ करते हैं,
जो ईसाई धर्म में पूजा पाठ करवाते हैं, जो धर्मगुरु होते हैं ईसाई धर्म के, उसी को बोलते हैं क्या, पादरी। पादरी ने क्या किया, पोलिश भाषा का इस्तेमाल राष्ट्रीय विरोध की शस्त्र के रूप में कर दिया। बोला कि ये रूस जो कब्जा किए हुआ है हमारे देश को, और इसने जो रूसी भाषा हमारे यहाँ लागू कर दिया है, ये बहुत गलत किया है। वहाँ के धर्मगुरु ने उस पोलिश भाषा का सहारा लिया। बोले नहीं, हम अपना पूजा पाठ जो करेंगे, हम जो पादरी हैं, हम जो ईसाई धर्म के धर्मगुरु हैं, हम अपनी भाषा में हम पूजा पाठ करेंगे, हम रूसी भाषा में नहीं करेंगे। उसने इसे हथियार के रूप में लिया। और जब किसी भी धर्म के धर्मगुरु किसी भी मुद्दा को हथियार में अपने संस्कृति को बचाने का प्रयास करते हैं, तो उसे उस देश के सारे लोग उसका हेल्प करते हैं, वो मजबूर हो जाएंगे अपने देश के लिए। तो वहाँ के जो पादरी थे, उसने क्या किया जी, राष्ट्रीय विरोध के शस्त्र के रूप में करना शुरू कर दिया। चर्च के सभी अनुष्ठानों और अन्य धार्मिक गतिविधियों में पोलिश भाषा का इस्तेमाल होना शुरू हो गया। और वहाँ के जो पादरी बोले कि नहीं, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे रूस के शासन को, रूस जो है वो पूरा गलत किया है। एक तो आप हमारे देश को कब्जा कर लिए, और कब्जा करने के बाद आप कह रहे हैं कि आप लोग जो है ना रूसी भाषा का इस्तेमाल कीजिए, हम किसी भी स्थिति में हम जान दे देंगे, अपना सारा दौलत दे देंगे, लेकिन हम कभी भी रूसी भाषा को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमारा जो भाषा है पोलिश, उसी भाषा में हम पूजा पाठ करेंगे, अपना धर्म का हम काम करेंगे, अपने संस्कृति को हम बचाएंगे, चाहे हमें रूस का जो सम्राट होता है जार, हमें मार दे, जिंदा जला दे, हम नहीं रुकने वाले हैं। तो ये सारा विद्रोह शुरू हो गया। कहाँ जी, पोलैंड में। अब देखते हैं हम फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, इसको थोड़ा हम समझने का प्रयास करते हैं। जर्मनी में ऐसे कई राजनीतिक गठबंधन थे जिसके सदस्य मध्यवर्गीय पेशेवर व्यापारी और धनी कलाकार हुआ करते थे। वे फ्रैंकफर्ट शहर में एकत्रित हुए और एक सकल जर्मनी असेंबली के लिए वोट करने का फैसला कर दिया। जर्मनी था, और जर्मनी उस समय 39 टुकड़ों में बंटा हुआ था, लगभग 39। जर्मनी जो था 39 टुकड़ों में बटा हुआ था। तो वहाँ जो व्यापार करने वाले लोग थे, उसने सोचा कि हम जर्मनी को क्यों न हम एक कर दें, और वहाँ किसकी स्थापना कर दी, जर्मनी असेंबली के लिए वोट करने का अधिकार शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, जर्मनी में जो वोट देने का जब अधिकार शुरू हुआ, तो वहाँ क्या हुआ कि 831 प्रतिनिधि चुना गया। यानी जर्मनी में इलेक्शन हुआ, और इलेक्शन होने का मेन कारण क्या था, जर्मनी बांटा हुआ था 39 छोटे छोटे राज्य के रूप में। तो 39 छोटे छोटे राज्य के रूप में वहाँ लोगों ने मतदान के लिए अपना प्रतिनिधि खड़ा किया। प्रतिनिधि जो खड़ा हुआ, तो उसमें 831 लोग चुने गए। प्रतिनिधियों के जश्न मनाते हुए एक जुलूस निकाला और फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को चल पड़े, जिसका आयोजन सेंट पॉल के चर्च में किया गया था। क्या हुआ, ये जो 831 लोग थे, जर्मनी में जो 831 लोग जनता के द्वारा चुने गए थे, वो जी कहाँ गए, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट चले गए, जिसका आयोजन कहाँ हो रहा था, सेंट पॉल चर्च में किया गया था। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र की संविधान तैयार किया। उसने बोला कि हम जो हैं अब पूरा जर्मनी को हम एक करेंगे, जर्मनी का एकीकरण करेंगे। और जर्मनी बटा हुआ 39 में, और वहाँ जो प्रतिनिधि चुना गया, वहाँ के जनता का परमिशन लेकर के हम जर्मनी को एक करेंगे, बताइए आप कौन कौन सा नेता चुनेंगे। तो वहाँ 831 नेता चुना गया, और 831 नेता जो चुना गया, उसका मीटिंग जी कहाँ हो रहा था, सेंट पॉल में जो मीटिंग हुआ, तो वहाँ उसने बोला कि हम अपना संविधान तैयार किया। उसने वहाँ क्या किया जी, राष्ट्र की संविधान तैयार किया। जर्मनी के लोग जो 830 लोग जो चुने गए थे, उसने 830 लोग जो चुने गए थे, उसने अपना जो क्या संविधान तैयार किया। उस राष्ट्र की कमान कोई राज परिवार का आदमी करता था, जो पार्लियामेंट को जवाबदेह होता था। इन शर्तों पर पर्शिया के राजा विलियम चतुर्थ को वहां का शासन सौंपने का पेशकश की गई। तो फिर हम समझते पूर्ण रूप से, जर्मनी जो था 39 टुकड़ों में बंटा हुआ था। तो वहाँ क्या हुआ कि वहाँ के लोगों ने चुनाव करवाया। चुनाव करवाने के बाद वहाँ 831 लोग को चुना गया। वो 831 लोग जो चुना गया, वो जी कहाँ हुआ मीटिंग, सेंट पॉल में। सेंट पॉल जो एक चर्च था, वहाँ जब मीटिंग हुआ, तो मीटिंग में कहा गया
सेंट पॉल जो मीटिंग में कहा गया कि हम अपना संविधान तैयार करेंगे, तो जर्मन लोगों ने संविधान तैयार किया। संविधान तैयार करने के बाद उस समय जो शासक था यानी जर्मनी का, उसका नाम था विलियम चतुर्थ। तो विलियम चतुर्थ के पास सारे लोगों गए और जाने के बाद बोला, ए भैया, हमारे यहाँ संविधान हम बना दिए हैं, पूरा जर्मनी का शासन आप ही चलाइए, आप ही रख लीजिए और आप ही राजा बनिए, लेकिन हम पूरा जर्मनी को एक करना चाहते हैं। पेश करने की तो राजा के पास गया, लेकिन इस अनुरोध को ठुकरा दिया गया। और इस जो अनुरोध था तो विलियम जी ने सोचा कि जी ना भैया, हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे, हमें ना चाहिए आपका संविधान, हम राजतंत्र में खुश हैं, हम उसी में खुश रहेंगे, हम कभी भी लोकतंत्र की स्थापना नहीं करेंगे, हमारे यहाँ संविधान नहीं चलेगा, हमारे यहाँ राजा का शासन चलेगा। वो 831 लोगों को घुमा दिया। उदारवादी आंदोलन में महिलाओं ने भी भारी संख्या में हिस्सा लिया। जब परिवर्तन का समय आया तो जर्मनी की जो महिलाएं थी उसने भी भाग लिया। इसके बावजूद असेंबली के चुनाव में उन्हें मताधिकार से महरूम कर दिया गया। असेंबली का जब चुनाव हुआ, 831 लोग जब चुने गए, वहाँ महिलाओं को कोई अधिकार नहीं मिला। बोला नहीं, आप लोग का कोई इसमें काम नहीं है, ये काम मर्दों का है, औरत इसमें क्या करेगी, और औरत को डायरेक्ट बाहर कर दिया। जर्मनी में जब प्रतिनिधि का चुनाव हुआ जर्मनी को एकीकरण करने के लिए, तो वहाँ औरत को कोई भी अधिकार नहीं दिया, औरत को अधिकार को मरहूम कर दिया गया। जब सेंट पॉल के चर्च में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बुलाई गई तो महिलाओं को केवल दर्शक दीर्घा में बैठने की अनुमति दी गई। जब वहाँ असेंबली शुरू हुआ तो वहाँ बोला गया कि नहीं, औरत जो है वो नीचे बैठेगी, बाहर बैठेगी, इसमें कोई अधिकार नहीं है, ये कुछ भी नहीं यहाँ करेगी।